नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में पृथ्वीराज चौहान के बारे में। एक ऐसा शासक, एक ऐसा राजा जिसने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर चाहे थोड़ा ही समय जिया, लेकिन जब तक जिया मुगल हुए या जितने भी मुस्लिम साम्राज्य के राजा हुए, गौरी हुआ या जो भी उनसे संबंधित लोग घुसपैठ करने के लिए भारत में आक्रमणकारी बनकर आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकने में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। आज हम उस ग्रेट राजा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने मात्र 11 साल की उम्र में अपना पूरा साम्राज्य का कार्यभार संभाला। धीरे धीरे पढ़ते लिखते हुए काफी नॉलेज प्राप्त करी। नॉलेज प्राप्त करने के बाद में किस तरीके से अपने आप को इस लायक बनाया कि लगभग अपने हिंदुस्तान पर इसने राज किया। जब युद्ध का समय आया तो एक बार तो मोहम्मद गोरी को तेराइन की लड़ाई में इतनी बुरी तरीके से हरा के भगाया कि देखने वाले अचंभे में थे कि क्या किसी हिंदू साम्राज्य के या किसी हिंदू राजा के अंदर, क्षत्रिय राजा में किसी में इतनी क्षमता है या नहीं है। वैसे राजपूतों का शासन बहुत जबरदस्त रहा है हिंदुस्तान के अंदर। पहले कासिम आया, मोहम्मद बिन कासिम के बाद में 711 ईसा के बाद से लगभग 200 साल तक किसी भी मुस्लिम साम्राज्य की कोई घुसपैठ नहीं हुई। इवन दैट अगर बात करें गजनवी की, तो गजनवी का भी कुछ ज्यादा सा अच्छा रोल नहीं मिला था, ना ही उसे किसी अच्छे राजा के रूप में देखा गया। वो एक लुटेरा था, चोर बनकर आया, चोरी करी, लूट करी, 17 बार आक्रमण किए और वापस चला गया। याद रखिएगा, गजनवी ने आक्रमण किए थे, गौरी ने 17 बार आक्रमण नहीं किए थे। ये एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि किसने 17 बार आक्रमण किए थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने महाराणा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। महाराणा प्रताप निकल गया गलती से मुंह से, उसकी भी एक सीरीज, उसकी भी एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। खैर, बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करते हुए अगर हम उनकी कुछ चीजों को ध्यान दें तो आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें प्राप्त होंगी, पता चलेंगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये पता चलेगा कि कुछ इतिहासकारों को इनके बर्थ को लेके भी कंफ्यूजन है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान अकेला एक ऐसा शासक है जिसके बारे में हिस्ट्री को काफी मिसमैच या काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से देखा गया। कोई पृथ्वीराज रासों के तरीके से देखता है, कोई किसी के नाम से, कोई किसी के नाम से, कुछ मुगल राजाओं के द्वारा लिखे गए, प्रशंसकों के द्वारा लिखी गई कहानियों को देखते हैं। इनको लेकर कोई ज्यादा सी फैक्ट्स एग्जैक्ट आपको इतिहास में नहीं मिलेंगे, सारे कंफ्यूजिंग मिलेंगे। इवन दैट मैं खुद जब छोटा था स्कूल लाइफ में, तो हमें क्या पढ़ाया जाता था, हमें पढ़ाया जाता था कि पृथ्वीराज अंधा हो गया था, उसने तीर उठाया और तीर से निशाना मारा और गौरी को समाप्त कर दिया। गौरी ऊंचाई पर बैठा था, आवाज सुनकर मारा गया। लेकिन यह सत्यता नहीं है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। ये केवल पृथ्वीराज रासों में मिलती है। कुछ में मिलती है कि वो पृथ्वीराज चौहान भाग गया था और भागने के बाद वापस आया लंबे समय तक। इस सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जो चीजें एनालाइज करने के बाद एग्जैक्ट डिटेल निकली, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, प्लेस ऑफ बर्थ गुजरात, उसके बाद डेथ 1192। ज्यादा लंबा समय नहीं जिए थे, लेकिन जितने समय जिए थे एकदम जबरदस्त हीरोइक डीड्स के साथ इन्होंने काम किया था। प्लेस ऑफ डेथ की बात करें तो अजमेर में इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद में बच्चों की बात करें तो गोविंद राज इनके बेटे थे, चाहमान डायनेस्टी के राजा रहे हैं। पिता का नाम सोमेश्वरा और माताजी का नाम कपूरा देवी रहा। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज। शुरुआत करने से पहले इनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको रीड करके उन पर जो इतिहास के अंदर कंफ्यूजन है वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान एक ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर थे जिन्होंने काफी सारे भारत के हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर रखा था, जिसमें ज्यादातर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त रोल रहा। इनके रूल में, राजपूतों के शासन में, भारतीय शासकों के रूल के अंदर और मुस्लिम साम्राज्य के जितने भी रूलर आए उनमें फर्क क्या था। भारत में जितने भी राजा हुए, चाहे वो कोई भी वंश के हुए, उन सब की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो किसी भी रूलर को मारते नहीं थे, हत्या नहीं करते थे। हत्या करने की जगह उसे रूल करने के बाद जीत लिया और जीतने के बाद अपने ही कंट्रोल में एक शासन
बना दिया कि आप मेरे अनुसार चलिए और अपना बढ़िया तरीके से शासन कीजिए। जबकि मुस्लिम साम्राज्य जितने भी भारत के अंदर एंट्री करते हुए आए, उनका पहला रोल था लूट लो जितना हो सकता है, सोना चांदी तो छोड़िए, यहां की महिलाओं को भी लूट लो, ये उनकी मानसिकता रहती थी। जिस वजह से क्या, जिसको भी हराते थे उसको मार देते थे, उसको छोड़ते नहीं थे। खैर, इसी प्रकार से जो हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत जबरदस्त राजा बनकर रूल किया, एक महान राजा थे भारत के अंदर। इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी मुस्लिम रूलर्स के इन्वेजन को रोकने के अंदर। याद रखिएगा 711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया था और उसके बाद 966 के अंदर कहीं जाकर गजनवी की एंट्री होती है। तो इतने लंबे अरसे तक, 200 साल तक मुस्लिम रूलर्स को घुसने नहीं दिया और उनको पूरी तरीके से रोके रखा। ये थे हमारे देश के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा जिन्होंने काफी काम किया। हालांकि इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने भी काफी ज्यादा मेहनत करके उनके घुसने से रोका और उनको खूब बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी है, डेफिनेटली लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन इनकी जो डिफीट हुई बैटल ऑफ तेराइन के अंदर हुई, वो भी सेकंड बैटल के अंदर, जिसमें मुस्लिम इन्वेडर्स ने चीट यानी धोखे से इनको हराया। याद रखिएगा, मुस्लिम साम्राज्य में ऐसा कोई शासक नहीं था जो हमारे देश के पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरीके से आमने सामने की लड़ाई में हार सके, क्योंकि हमारे देश के अंदर युद्ध के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि अंधेरा होने के बाद हथियार रख देते, मान सम्मान होता, सब अपने राजा अपने महलों में वापस चले जाते थे और अगले दिन चढ़ते के साथ फिर युद्ध करते थे। जबकि मोहम्मद गोरी की बात करते हैं या जितने भी मुस्लिम साम्राज्य के राजा हुए, वो किसी भी नियम को नहीं मानते थे। गोरिल्ला वार करना होता था, ज्यादातर चोरी छिपे वार करते थे, बेईमानी से लड़ाइयां लड़ते थे। ऐसा ही सेकंड तेराइन की बैटल के अंदर इन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कि हम आपको अभी आगे बताएंगे। अब अगर बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हमें ज्यादा कुछ एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है किताबों के जरिए। क्यों नहीं मिल पाई है? इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि इतिहास के साथ काफी ज्यादा छेड़खानी करी है। जो पृथ्वीराज रासों के या पृथ्वीराज को मानने वाले लोग थे, उन्होंने सारी की सारी तारीफ या बड़ाइयां अपनी किताबों में पृथ्वीराज के बारे में करी। जो मोहम्मद गोरी को मानने वाले थे, उन्होंने मानना। तो ऐसे हमारे पास काफी सारे लेख इकट्ठे हो जाते हैं। उन लेखों को इकट्ठा करने के बाद जब आप एनालाइज करते हैं तो कुछ ही डिटेल को, जो सब में कॉमन फैक्टर है, हम उनको मान सकते हैं, बाकियों को हम सच्चाई नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ऐसे ही संस्कृत के कुछ ऐसे तारीफ करने वाले लोग थे जिन्होंने पृथ्वीराज के बारे में तारीफ करी, तो उस पोयम में नाम दिया गया पृथ्वीराज विजया। इसके अंदर बताया गया कि इनके जन्म के बारे में, इनमें हिंदू कैलेंडर के अनुसार जन्म को माना गया। मई जून के आसपास इनका जन्म हुआ और कैलेंडर के आधार पर, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर किसी को नहीं पता, किसी किताब में उनके जन्म का एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन जो पुराने दस्तावेजों को देखते हैं, रिलेट करते हैं, तो वहां पर दशरथ शर्मा जी के अनुसार यहां पर 1166 के अंदर उनका जन्म पाया जाता है। चौहान वंश के अंदर सोमेश्वर इनके पिता थे, माता जो थी कर्पूरा देवी थी। प्रेजेंट डे जो गुजरात के अंदर राज्य है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद से ही काफी ज्यादा चीजें देखने को मिली, क्योंकि राजा महाराजाओं के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो भाई जाहिर सी बात है उसको लड़ना झगड़ना, पढ़ना लिखना, युद्ध कलाएं सिखाना, यह बहुत कॉमन होता है। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा हो कमजोर हो, ताकतवर ना हो, युद्ध कलाएं ना आती हो, पढ़ा लिखा ना हो, राजनीति ना समझ पाए। तो ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। तो अब ऐसा ही पृथ्वीराज विजया के अंदर भी पता चलता है कि ये 6 भाषाएं बोल सकते थे, 6 भाषाओं में लोगों से इंटरप्रेट कर सकते थे। कुछ किताबों में पता चला, पृथ्वीराज रासों में यहां तक पता चला कि उनको गणित का, मैथमेटिक्स का, दवाइयों का, इतिहास का, मिलिट्री, फिलोसफी, पेंटिंग, थियोलॉजी, इन सब का बहुत जबरदस्त ज्ञान था। ये अगर इस बात को मान भी लें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके बारे में ये सब चीजों का उनको ज्ञान था, ये सब चीजें उनको सिखाई गई थी। प्रत्येक प्रकार से ट्रेनिंग के अंदर वो महारथी थे। उनको तीरंदाजी के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था, घुड़सवारी के साथ साथ तीरंदाजी हो गई। ये मिडिवियल
इतिहास के अंदर जो भी उनकी जानकारी प्राप्त होती है तो उनके बारे में एक बात कहा जाता है कि बहुत जबरदस्त बच्चा था, इतना इंटेलिजेंट बॉय था कि 11 साल की उम्र में राजा बनाया गया। हालांकि 11 साल का एक इंसान बच्चा होता है, उसकी माता ने पीछे से पूरा का पूरा रूल देखा, जैसा कि आपने मूवी बाहुबली में देखा होगा, बच्चे छोटे थे तो माता जो थी शिवगामिनी वो रूल देखती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। पृथ्वीराज 11 साल की उम्र में राजा बनाए गए। उस समय के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी मिलिट्री के अंदर, उसके राज्य के अंदर क्यों कंफ्यूजन थी वो भी हम बताते हैं। सबसे पहली बात क्या थी कि इसको राजा किस वजह से बनाया गया, इस चीज को लेकर भी कई सारी थ्योरीज, अलग अलग स्टोरीज बताई जाती हैं। एक स्टोरी के अंदर यह बताया गया कि उनके पिता 11 साल की उम्र में जब पृथ्वीराज हुए तो उनके पिता सब कुछ त्याग कर जंगलों में चले गए, यानी कि इनको राजा बनाया और अपना सारा का सारा योग प्राप्त कर लिया कि भाई हम सिद्धि पे जा रहे हैं, हम आगे इस राज्य को नहीं चलाएंगे। चलो ये मान सकते हैं, हो सकता है, लेकिन कुछ किताबों के अनुसार यह पता चलता है कि इनके पिता सोमेश्वर जी की मृत्यु हो गई थी, किसी बीमारी या किसी चीज को लेकर अकाल मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यह समझ पाना एग्जैक्ट नहीं है कि उनको किस वजह से यहां पर राजा बनाया गया, लेकिन यहां पर यह पता चलता है कि 1177 के अंदर 11 साल की उम्र में इनको राजा बना दिया गया। यंग रूलर थे, काफी ज्यादा तेज दिमाग था, सीखने में काफी तेज थे और लड़ने के अंदर, युद्ध कलाओं के अंदर तो बचपन से ही सिखाया जा रहा था। लेकिन इनके साथ इनके जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, मुख्य सेनापति कंदम बवासा, इनका इतिहास के अंदर काफी ज्यादा नाम दिया गया। इतने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे कि इन्होंने कभी भी पृथ्वीराज का साथ नहीं छोड़ा, पृथ्वीराज का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उसके साथ एक ढाल की तरह बने रहे जब तक पृथ्वीराज अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं हो गए। तो इस परिस्थिति के अंदर सभी प्रकार के अंदर के विद्रोहों को दबाने में भी कदम बवासा का काफी जबरदस्त रोल रहा। जब पृथ्वीराज 11 साल के राजा बनाए गए थे तो अंदरूनी तौर पर जो उस समय में सोमेश्वर जी के यानी इनके पिता के कंट्रोल में जो राज्य थे, उन राज्यों के अंदर से भी कुछ जो लोग थे वो खड़े हो गए कि ये तो बच्चा है, इसकी जगह हमें राजा बनाना चाहिए, हम सक्षम हैं, हमें रूल करने की क्षमता दी जानी चाहिए। खैर, इस बात पर काफी ज्यादा विद्रोह हुआ और धीरे धीरे पृथ्वीराज ने अपना पूरा का पूरा रोल वापस प्राप्त कर लिया। अब जो कपूरा देवी थी, जो इनकी माता थी कर्पूरा देवी, इन्होंने पूरा का पूरा रोल देखा और फाइनली जब पृथ्वीराज धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कदम बवासा जी का भी जो रोल था वो कम होने लग गया। जाहिर सी बात है कि जब अब बच्चा एबल हो गया, पृथ्वीराज बच्चे से बड़े हो गए, तो उन्होंने अब सारा का सारा रोल अपने हाथ में ले लिया और सारा रोल अपने हाथ में लेने के बाद अब डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास चलती थी कि किसके ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर अटैक नहीं करना है और क्या करना है। जैसे ही वो अपने आप में एक सक्षम योद्धा बने, सक्षम व्यक्ति बने, तब कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पावर को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। देखिए, एक्सपेंशन जो था हर एक राजा ने किया, एक्सपेंशन जो था हर एक राजा ने किया कि उसकी मंशा क्या थी, लेकिन मंशा मैटर करती है। कई राजा जो थे वो केवल लूटपाट करते थे, कई राजा जो थे वो लूटपाट करने की जगह अच्छे संबंध बनाते थे और उनके साथ मैत्री कर लेते थे। युद्ध में जीतने के बाद उनको बराबर राज्य दे दिया और अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। ऐसे में महाराणा प्रताप के कुछ व्यक्ति अच्छे दोस्त बने, कुछ दुश्मन बने। दुश्मन बनने में काफी ज्यादा लोगों का नाम आया, एक दो नहीं, इवन दैट उनके खुद के अपने रिलेटिव जो थे वो भी इनकी दुश्मनी की लिस्ट में आ गए। अब दुश्मनी की लिस्ट में आए तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, कंप्लीट कंट्रोल उनके पास 1180 के अंदर आया। 1180 में जैसे ही आया, इनको काफी सारे हिंदू रूलर्स के द्वारा, कुछ को इन्होंने चैलेंज किया, कुछ को इनके द्वारा चैलेंज किया गया। मतलब कुछ को इन्होंने किया, कई जगह पे इनको चैलेंज किया गया। तो दोनों जगहों पर जहां जहां से विरोध की आवाजें उठी, पृथ्वीराज ने पूरी तरीके से उनको निपटाना शुरू कर दिया। निपटाने का मतलब समझते हैं ना, निपटाने का अर्थ होता है युद्ध करना, युद्ध में जीतना, लड़ना, भिड़ना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहला नंबर हमारे पास नागार्जुन का आता है। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि नागार्जुन इनके रिश्तेदारी के अंदर आते थे। गुड़पुरा के अंदर नागार्जुन जो थे पृथ्वीराज के एक तरीके से कजन थे, लड़ाई में भी हर तरीके से सपोर्ट करते थे। लेकिन जब ये पिता के मृत्यु के बाद रूल करने का नंबर आया तो ये काफी कम उम्र के पाए गए। तो कौन, पृथ्वीराज जी, तब इन्होंने विरोध किया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, नागार्जुन से युद्ध हुआ,
कैप्चर कर लिया इनका किला और जीतने के बाद में पूरी की पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली। बहुत आसानी से इन्हें जीत लिया गया, कोई ज्यादा समय नहीं लगाया गया, कोई ज्यादा समय नहीं लगाया गया। इसके बाद आए भड़नाकाज। भड़नाकाज की बात करें तो ये भी कजन थे किसके, नागार्जुन रिवोल्ट के थे। जब वो जब छोटे थे तो हर एक रूलर ने कोशिश करी कि पूरे के पूरे साम्राज्य को हथिया ले, क्योंकि भाई पृथ्वीराज के पिता तो कम उम्र में अपने बच्चे को छोड़कर चले गए। अब कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए था जो पूरे के पूरे रूल को संभाल सके। खैर, पूरा रूल संभालने के लिए पृथ्वीराज काफी छोटा था, लेकिन ऑप्शन नहीं थे, तो सबने अपने अपनी कोशिशें पूरी की। चाहमान डायनेस्टी में भी यही कोशिशें चलाई गई, लेकिन फाइनली क्या हुआ, पृथ्वीराज के आगे किसी की नहीं चली और उसकी माता ने किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ ऐसा ही चंदेलाज के साथ हुआ, जीजा भुक्ति के अंदर भी यहीं पर हुआ, लेकिन इस चीज की जानकारी हमें जो मिलती है वो सारे के सारे पत्थरों पर लिखे हुए लेखों के द्वारा मिलती है कि यहां पर भी पृथ्वीराज ने हरा दिया था परमार्दी को। एक चंदेला किंग थे, बहुत ताकतवर थे और ये कहा जाता था कि इसको हरा दिया तो बाकी इसके सामने और कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। लेकिन इन्होंने क्या किया, चंदेलाज को जैसे ही इन्होंने अपने आप को हराया, हराने के बाद में पूरी की पूरी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी पृथ्वीराज की कामयाब हो गई और तेजी से राज्य का विस्तार होने लगा और सभी लोग इनके अनुसार चलने लगे। अब बात आ जाती है यहां पे चालुक्यास की। तो चालुक्यास के बारे में यहां पे जो लेख मिलते हैं ये पृथ्वीराज रासो के यानी उन्हीं के समय के अंदर लिखे गए लेखों में से मिलते हैं, जिसके अंदर इतिहास में पता चलता है कि यहां पर क्या मिलता है कि उन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया, बहुत आसानी से हरा दिया। लेकिन यहां पर जो उनकी जो किताबें हैं ना, जो भी चीजें हैं पृथ्वीराज रासो की, जब हम अदर किताबों से कंपैरिजन करते हैं तो हमें बहुत सारी जो डिटेल है वो गड़बड़ मिलती है। लेकिन यहां पर जैसा इतिहास के साथ हमने बातें करी कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, तो उन लड़ाइयों में चालुक्यास भी थे। चालुक्यास के बाद अब आ जाता है हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, किसकी, गढ़वाल की, कन्नौज की बात करते हैं। तो कन्नौज की बात करने से पहले यहां पर इस लेडी का नाम याद रख लीजिएगा, समयोगिता। कई लोग इसे इतिहास में समयुक्ता के नाम से पढ़ते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है दोस्तों। क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज चौहान बड़े हुए तो बड़े होने के बाद इनकी बनाई गई पेंटिंग्स जो थी या इनकी जो पेंटिंग इनकी बनाई थी लोगों ने, वो जाने लगी अलग अलग नगरों के अंदर, अलग अलग नगरों में जाने लगी। तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान देखने में इतने सुंदर, इतने सुयोग्य, इतने व्यक्ति थे कि कोई भी महिला इन्हें देखती थी तो वो इनकी ही राग गाने शुरू कर देती थी, इनकी सुंदरता के बारे में तारीफें करनी शुरू कर देती थी। तो चलिए, ऐसा ही हुआ। कुछ किताबों के अनुसार ये पाया जाता है कि समयोगिता के सामने जब पृथ्वीराज चौहान की किताब जब उनकी पेंटिंग आई तो समयोगिता ने उसे देखते ही अपने मन में बसा लिया और मन में बसाने के बाद मन ही मन इनको अपना पति मान लिया। अब कई किताबों के अनुसार, कई लेखों में एक कहानी ये भी हमें प्राप्त होती है कि ये किसी एक भोज के अंदर, एक बेसिकली फंक्शन के अंदर मिले थे जहां पर दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। खैर, यहां पर गढ़वाल जो थे, यहां पर अब बात करते हैं कि क्या समयोगिता का विवाह जो था किसी भी तरीके से पृथ्वीराज के साथ करना पसंद नहीं करते थे। पृथ्वीराज के साथ पसंद क्यों नहीं करते थे? काफी सारी पुरानी दुश्मनी, छोटे छोटे राज्यों को जीतना, अपने आप को एक्सपैंड करना, कुछ अंदर इनके डर की अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फाइनली यहां पर से प्रॉपर्ली समयोगिता को बिना गढ़वाल यानी इनके पिता की मंजूरी के बिना, जयचंद की मंजूरी के बिना, क्या हुआ, बिना मंजूरी के यहां से इस लड़की को इलोप कर दिया जाता है, यानी लेकर भाग जाते हैं। बड़ा ड्रामेटिक सीन होता है भाई, हिंदी फिल्मों में होता है ना कि हीरोइन को उठाया भाग गया। कुछ किताबों के अनुसार यह माना जाता है कि यहां पर मर्जी से यानी कि सभी की प्रेजेंस में पृथ्वीराज चौहान आते हैं, आने के बाद में उनके सबके सामने बड़ी ईमानदारी से उसे ले जाते हैं विवाह करके, ऐसा ये माना जाता है। अब ऐसा क्या होता है कि समयोगिता का विवाह जो होता है, फाइनली जयचंद नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान के घर उसकी बेटी जाए। अब इससे संबंधित दो कहानियां जनरेट होती है। एक कहानी ये जनरेट होती है कि मोहम्मद गोरी को युद्ध के लिए उकसाया जयचंद नहीं था, मोहम्मद गोरी को जयचंद ने ही उकसाया था युद्ध करने के लिए। यह किताब में लेखों में पता चलता है। सत्यता कितनी है अभी नहीं पता, क्योंकि उसके 2 साल बाद ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई के तुरंत बाद ही जयचंद पे भी
अटैक कर दिया था गौरी ने, उसका एरिया भी जीत लिया था। खैर अब आगे बढ़े तो आरबी सिंह हो गया या दशरथ शर्मा हो गया, इनके अनुसार ये स्टोरी कहीं ना कहीं सत्य पाई जाती है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी जगहों पर इनके लेख मिलते हैं कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन यहां पर यह दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब दुश्मनी शुरू हो जाती है, दुश्मनी शुरू होने के बाद विवाह के कुछ ही समय के अंदर अंदर अब गौरी यानी मोहम्मद गौरी कहें, महमूद ऑफ घोर कहें, घोर वैसे भी अफगानिस्तान के अंदर जगह है, इससे पहले गजनवी डायनेस्टी के अंदर पूरा का पूरा घोर मोहम्मद गौरी जो था उनको हरा करके इधर की तरफ बढ़ा था। अब दो बातें सुन लीजिए, घोर के बाद यानी मोहम्मद गौरी से ही बोलते हैं नाम। चलिए अब मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी यहां पर एक क्वालिटी थी कि ये यहां पे चोरी करने नहीं आया था, ये यहां पे एम्पायर बनाने आया था। दोबारा बोलता हूं, यहां पर अपना रूल बनाने आया था, क्योंकि यहां पर भारत उस समय में एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। यहां पर कपास हो गया, चित्रकलाएं हो गई, कांसे के बर्तन हो गए, सोना चांदी बहुत भारी मात्रा में निकलता था। तो जब भारी मात्रा में निकलता था तो ऑटोमेटिकली इनका जो रुख था वो भारत की तरफ बढ़ गया। ऊपर से अफगानिस्तान से अगर आप बात करें भारत की, तो उस समय में बॉर्डर्स, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो थे नहीं, कोई डिवीजन तो था नहीं। तो उस परिस्थिति के अंदर बढ़ते चले गए और बढ़ते 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 गजनवी ने रास्ता दिखा दिया, लड़ने का तरीका इनके पास था, तो ये युद्ध करते करते इधर दिल्ली की तरफ घुसने लगे। अब यहां पर मोहम्मद गौरी का सामना होता है, किससे होता है? महाराणा प्रताप से। अब महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे युद्ध कलाओं में तो तेज थे, लेकिन कभी भी उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि किसी भी ऐसे आक्रमणकारी से युद्ध होगा जो कि युद्ध के अंदर भी कलाओं को सीखता है। जबकि पृथ्वीराज जो थे उस समय के अंदर केवल लड़ाइयां तो उन्होंने बहुत लड़ी थी, लेकिन उनकी लड़ाई क्या थी कि अब लड़ने के बाद सामने वाले ने हार मान ली, माफी मांग ली और उन्हें छोड़ दिया कि जाओ रूल करो। ये एक सिंपल सा पॉलिसी था। खैर आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों के अनुसार वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन सच्चाई के अंदर आपकी हिस्ट्री में केवल दो ही लड़ाइयों का जिक्र है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो जो ये दो ही बैटल है, इन्हीं के बारे में जानकारी है, तो हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले लड़ाइयां हुई होंगी छोटी मोटी, लेकिन उन लड़ाइयों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम ये कहें कि पूरा का पूरा पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण ही ये रहे हैं, वो नहीं है। अब इस लड़ाई के अंदर यहां पर लड़ाई जो शुरू हुई वो 1190 से लेकर 1191 तक हमारे को इस लड़ाई का अंदेशा मिलता है। अब यहां पर जो हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब थे, इनकी पावर के बारे में बात करें तो इनकी पावर का कोई सामना ही नहीं था, कोई सामना नहीं था। पावरफुल इतने थे कि इनको हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। कैसे भाई? सीधी सी बात, ये लगभग 3 लाख के आसपास इनके पास पैदल सेना थी, 3000 से ज्यादा घुड़सवार सेना थी, 3000 के बाद में लगभग 2000 से 2500 हाथियों की सेना थी। हाथियों की सेना भी ऐसी थी जिन्हें प्रॉपर तरीके से युद्ध में ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये हाथी जब सेना की तरफ दौड़ते थे तो इतनी तेजी से दौड़ते थे कि सामने वाली जो सेना है वो घबरा के तीतर बीतर हो जाती थी। ऐसा इनके बारे में था। तो बहुत आसानी से पृथ्वीराज ने ग्रीड राज को हरा दिया, बहुत आसानी से। हराने के बाद फिर से दो कहानियां किताबों में आती हैं भाई। दो कहानियां क्या आती हैं? पहली स्टोरी ये आती है, स्टोरी अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो वो सेना भाग गई, रिट्रीट कर गई। रिट्रीट का अर्थ होता है कमर दिखा के भाग जाना, युद्ध मैदान से भाग जाना। अब पहली स्टोरी कहती है कि मोहम्मद गौरी की जब देखा सेना बुरी तरीके से टूट रही है, फूट रही है और बुरी तरीके से उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पीछे हट लिया। अब हमारे हिंदू राजाओं की कहानी या सच्चाई सुन लीजिए। मरने को मर गए, कमर नहीं दिखाई, किसी को पीठ नहीं दिखाई, मर गए लेकिन आन बान और शान के लिए लड़े। क्षत्रियों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? क्षत्रियों की हमारे देश के अंदर इतिहास को देनी क्या दी थी? वो मान, मर्यादा, इज्जत, नियम, इन सब चीजों पर जिए। जबकि गौरी के समय में मुगल साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य की बात करें तो मुस्लिम साम्राज्य के अंदर पीठ दिखा के भागना कॉमन बात थी कि आज जिएंगे तो कल मारेंगे, उनकी एक मानसिकता थी। तो यहां पर काफी डिफरेंस था। अब इस फर्क को देखना है। मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है वापस भाग गया
और वापस भागने के बाद गायब हो गया कुछ समय के लिए। दूसरी स्टोरी जो है वो ये कहती है कि गौरी को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में पृथ्वीराज के चरणों पे, कदमों पे फेंक दिया गया। अब कदमों में फेंक दिया गया और पृथ्वीराज ने अपनी वही एक होता है ना हिंदू राजाओं वाली, जाओ माफ किया, उसने माफी मांगी और छोड़ दिया। इन दोनों में कुछ भी रियल हो स्टोरी, लेकिन एक बात सच नजर आती है, सभी इतिहासों को इकट्ठा करने के बाद, सभी किताबों के इतिहासों को देखने के बाद में, कि गौरी बच जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर, पूरी तरीके से बच जाता है। बचने के बाद में 1 साल बाद पूरी तैयारी करता है, पूरी तैयारी के साथ में अपने आप को देखता है कि कैसे मैं लड़ाई में हारा। लड़ाई में हारने के बाद कहता है, दिमाग लगाता है कि डायरेक्ट लड़ाई लड़ी पृथ्वीराज चौहान से तो इम्पॉसिबल है जीतना। कैसे जीतें? जीतने के लिए बहुत साधारण दिमाग इस्तेमाल करो। अब दिमाग इस्तेमाल क्या किया? बकायदा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद बोला, या तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें फिर से युद्ध करना पड़ेगा और इस बार तुम्हें बुरी तरह हरा देंगे। मोहम्मद गोरी की बातें सुन के पृथ्वीराज चौहान हंसने लगे होंगे। अब कॉमन सेंस लगाई, हंसी आएगी यार, अभी तो मार पड़ी है इसको, साल भी नहीं हुआ, फिर आ गया। लेकिन अब मोहम्मद गोरी की बातों को दिल से दिमाग में लिया गया कि भाई अब नहीं छोड़ेंगे, अब अगर आ गया तो इसको मिटा देंगे। लेकिन इस बार शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ये था पृथ्वीराज चौहान का महल, गौरी ने अपनी 5 सेना बना ली, पूरी सेना को 5 टुकड़ों में बांट दिया, 5 टुकड़ों में बांट दिया और किले को 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्सों में बांटने के बाद एक टुकड़ी जो थी, जो पावरफुल या बड़ी टुकड़ी थी, उसको ले गए किनारे पर और ये एक ट्रैप बना दिया। क्या ट्रैप बनाया? एक ट्रैप बनाया कि यदि हम लड़ाई लड़ेंगे, चारों तरफ से अटैक करेंगे, रात के समय चारों तरफ से अटैक करेंगे तराइन की लड़ाई के अंदर और पृथ्वीराज को बुरी तरीके से मार देंगे। अगर नहीं मार पाए तो हमारी सेना यहां से भागेगी जंगलों की तरफ और पृथ्वीराज की सेना क्या करेगी? पीछे पीछे फॉलो करेगी। तो जब पृथ्वीराज की सेना फॉलो करेगी तो एक टर्निंग पॉइंट पर आकर जो ये वाली सेना यहां पे होल्ड हो जाएगी और ये वाली सेना पीछे से वार करेगी और सेना को पलटने का, समझने का मौका ही नहीं देगी और बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। ऐसा ही होता है। और ऐसा कैसे हुआ कि जब लड़ाई के लिए पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से मारते पीटते हैं चारों टुकड़ियों को और पीछे पीछे फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने के दौरान ये गलती से ज्यादा आगे निकल जाते हैं और ऐसा लगता है कि गौरी का पीछा करते करते ये ज्यादा आगे निकल गए। 5वीं टुकड़ी पकड़ लेती है और पीछे से मारना शुरू कर देती है और फाइनली गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। ये बात याद रखिएगा, इसमें यह नहीं कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान मर गया या नहीं मरा। अब आ जाती है एक स्टोरी, खत्म होती है। अब यहां पर आ जाती है स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 क्या है कि किताबों और इतिहास के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जहां पर इतिहास के अंदर हमें पृथ्वीराज, क्योंकि भाई भारतीय राजा रहा है, भारत में एक बहुत बड़े समय तक रूल किया, बहुत पसंदीदा है, बहादुरी के नाम पर आज भी पृथ्वीराज चौहान की फोटो लगाते हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये तो नाम है, इन नामों से ही लोगों में करंट आ जाता है। खैर, अब बात करते हैं किताबों की कहानियों की। तो किताबों में कई कहानियां आई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक कहानी यह आई कि मोहम्मद गोरी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, आंखें फोड़ दी और फोड़ने के बाद में गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद में जब इसको मारने के बारे में बात हुई तो इन्हीं के एक दरबारी जो थे, जो कि पृथ्वीराज के साथ हमेशा खड़े रहते थे, हर तरीके से उन्होंने पृथ्वीराज को पूरा का पूरा अंदाजा बताया कि इतना जबरदस्त तीरंदाज है कि आवाज सुनकर ही गौरी की हत्या कर सकता है, आवाज सुनकर गौरी की हत्या कर सकता है। गौरी को इस बात का भरोसा नहीं होता, गौरी कहता है मैं देखना चाहूंगा और गौरी जाकर एक ऊंचाई की जगह पर बैठ जाता है।
गौरी ऊंचाई की जगह पे बैठता है। पृथ्वीराज चौहान को उसका जो एक दरबारी था वो पूरा बता देता है कि कितनी ऊंचाई पर बैठा है, कविता के द्वारा, पोयम के द्वारा। और जब इसे पता चलता है तो ये तीर मारता है। तीर मारने के बाद मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पृथ्वीराज रासों में दी गई है और यह पूर्ण रूप से अस्वीकरणीय है। इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, यह गलत है। अब गलत होने के बाद दूसरी कहानी यह आती है कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। अब दूसरी कहानी क्या थी कि मार दिया जाता है, तो मारने के बाद कहानी समाप्त हो जाती है। एक कहानी और भी है। इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि इतिहास के पन्नों में जब आप छानेंगे तो आपको बहुत सारे सिक्कों की कहानियां पता चलेंगी, जिन सिक्कों पर एक तरफ पृथ्वीराज की एक इमेज बनी हुई है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की इमेज बनी हुई है। अब इसके अंदर यह कहा जाता है कि गुरीड यानी कि गौरी ने पृथ्वीराज को जिंदा छोड़ करके, मोस्ट प्रोबेबली इन सिक्कों से यह पता चलता है कि पृथ्वीराज को उसी राज्य का, उसी एरिया का राजा बना दिया जाता है, अपना वसाल स्टेट बना दिया जाता है और वसाल स्टेट बनाने के बाद उसे रूल करने के लिए जिंदा छोड़ दिया जाता है। एक कहानी यह है। अब सिक्कों से तो हमें यही पता चलता है, बाकी सच्चाई क्या है नहीं पता। हां, कुछ अलग अलग गैलरीज की बात करें, जैसे प्रबंधा चिंतामणि के बाद की बात करें तो जैन स्कॉलर साहब ये कहते हैं कि उनका सर काट दिया गया था। अब जैन स्कॉलर के अनुसार क्या है, पृथ्वीराज का सिर काट दिया गया था, पेंटिंग्स के द्वारा पता चलता है। ऐसे ही पृथ्वीराज प्रबंधा की अगर बात करते हैं तो यहां पर यह पता चलता है कि उनकी आंखें फोड़ दी गई, आंखें फोड़ने के बाद अपने एरिया में रखा गया, यह भी एक बात है। सीक्रेट प्लानिंग की गई और वहां से तीर मारा गया, उन्होंने तीर मार के गौरी की हत्या कर दी, ऐसा भी बोला गया। लेकिन इन सभी कहानियों के अंदर आप जब कॉमन फैक्ट निकालेंगे तो इतिहास में हमारे को केवल सिक्कों से ही उस कहानी का पता चलता है, क्योंकि काफी छेड़छाड़ की गई थी उन कहानियों के साथ में। लेकिन सच्चाई यह है कि गौरी की हत्या यहां पर नहीं हुई थी। गौरी की हत्या के और भी रीजन थे या कुछ अलग रीजन थे, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे IAS विद हरिमोहन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं लेगेसी की। तो लेगेसी की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का जो रूल था काफी ज्यादा फैला हुआ था, एक्सटेंडेड रूल था, बहुत ज्यादा फैला हुआ था। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये सब काफी ज्यादा वो पहले से जानते थे। अगर हमारे देश के पृथ्वीराज चौहान की कहानियों के अंदर मात्र आप दो चीजें नोट करें कि मदद जब मांगी गई तो बहुत सारे लोगों ने मदद भी करी, ऐसी बात नहीं कि राजपूतों में, क्षत्रियों में ज्यादा फूट थी। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं एक जगह आकर रुक भी जाती है कि जो मदद की आवश्यकता थी वो मदद नहीं मिली। ये अगर जयपाल के द्वारा सहायता मिल जाती तो पृथ्वीराज चौहान को हरा पाना मुश्किल नहीं, एक तरीके से नामुमकिन हो जाता। उस परिस्थिति के अंदर अगर पृथ्वीराज चौहान उल्टा अगर अफगानिस्तान की तरफ अटैक कर देता या सपोर्ट करता तो शायद इतनी ताकतवर सेना थी पृथ्वीराज के पास में कि गुरीड डायनेस्टी को बचाना मुश्किल हो जाता, मोहम्मद गौरी को बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा, दूसरे को लूट कर अपना घर नहीं भरा हमने, जो कि मुस्लिम साम्राज्य में हमेशा देखने को मिलता है। तो खैर, इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।